वेलकम टू बैक माई चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के यानी आधुनिक राजनीतिक दर्शन के फर्स्ट यूनिट के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम आज अपने जॉन रॉस के न्याय के ऊपर सिद्धांत को देखेंगे। आ थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉस के विचार को देखेंगे, जो उन्होंने न्याय के विषय में क्या क्या अपने विचार दिए हैं। जॉन रॉस का न्याय सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज हम अपने इस थ्योरी में जॉन रॉस की जस्टिस पर विचार देखते हैं। हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी होती है गाइस। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं अपने जॉन रॉस के न्याय सिद्धांत में। तो जॉन रॉस जो है ना, एक राजनीतिक प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक हैं, दार्शनिक, यानी कि ऐसे फिलोसोफर है जो कि अमेरिका से हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस की एक अलग से व्याख्या प्रस्तुत करते हुए न्याय को एक अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। इनके अनुसार न्याय जो है ना, वो मुख्य रूप से न्याय का उद्देश्य लोगों का कल्याण है। यानी न्याय वही है जिसमें सभी लोगों को कल्याण हो, लोगों के हित की पूर्ति हो। यह एक आधुनिक परिकल्पना यानी मॉडर्न फिलॉसफी है। रॉस का न्याय सिद्धांत जो है वो सामाजिक न्याय पर आधारित है, यानी जो उनकी जस्टिस की थ्योरी है वो सोशल जस्टिस पे बेस्ड है, क्योंकि जस्टिस मतलब होता है सोशल जस्टिस ही, कि समाज में किसको कितना न्याय मिलता है, समाज में किसकी कैसी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है। तो इसलिए सोशल जस्टिस पर आधारित है। इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है और समकालीन राजनीतिक चिंतन में रॉस का मानना है कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति का एक व्यापक आधार प्रस्तुत करता है। और जॉन रॉस का न्याय सिद्धांत जो अपने आप में एक अद्वितीय है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस्ड है। और जहाँ एक थिंकर है एफ हेक, उन्होंने प्रगति बनाम न्याय में, यानी कि डेवलपमेंट और जस्टिस के विवाद में उन्होंने प्रगति का पक्ष लेते हुए न्याय की अवहेलना की है। यानी उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए हमें, ना कि न्याय पर, एफ हेक ने। वहीं हमारे जॉन रॉस ने इसी विवाद में न्याय अपनी पुस्तक, विख्यात उनकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी गाइस। तो उसमें उन्होंने तर्क दिया कि उत्तम समाज में, एक बढ़िया से बड़े क्वालिटी वाले सोसाइटी में अनेक सद्गुण होते हैं, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं और उसमें न्याय का सिद्धांत सर्वोपरि है, यानी न्याय बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। रॉस ने जो है गाइस अपने न्याय सिद्धांत को प्रथम सद्गुण की संज्ञा दी, यानी सबसे फेमस्ड और पहला फर्स्ट क्वालिटी जो होती है सोसाइटी की, वो न्याय ही है। यानी जिस समाज में न्याय होगा वही उत्तम समाज होगा, और जिस समाज में न्याय नहीं होगा, जहाँ पे अन्याय होगा, तो वो समाज विशेष रूप से निंदनीय होगा, यानी बुराई करने लायक ही होगा, क्योंकि जहाँ पे व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो वो समाज किस बात का। रॉस के अनुसार न्याय की समस्या जो है वो प्राथमिक वस्तु यानी प्राइमरी थिंग्स के पुनर्वितरण की समस्या है। यानी न्याय में जब लोगों को न्याय नहीं मिलता, कहते हैं ना हम कि न्याय नहीं मिल रहा, अर्थात व्यक्ति को प्राथमिक जो उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, फर्स्टली थिंग्स जो होती है, लाइक अधिकार हो गया, हमारी स्वतंत्रता हो गई, तो ये सब हमारी प्राइमरी नीड्स होती है, थिंग्स होती है। अगर यही व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो इससे क्या होता है, हमारे विकास नहीं कर पाएंगे व्यक्ति। तो यही रॉस का कहना है। न्याय की प्राथमिक वस्तुओं में उन्होंने ये बोला कि न्याय जो है, अगर व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा समाज में, उसकी प्राथमिक वस्तुएं लाइक अधिकार, स्वतंत्रता, आय, शक्ति, संपदा तथा व्यक्ति के विकास के अधिकार ही नहीं मिलेंगे, तो व्यक्ति जो है अपना आत्मसम्मान कैसे साबित कर पाएगा। रॉस ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है, यानी उन्होंने अपनी जस्टिस की जो थ्योरी है उसे एकदम शुद्ध प्रोसेस वाली एक जस्टिस की संज्ञा दी, परंतु उनके माध्यम से उन्होंने तात्विक न्याय की स्थापना का भी प्रत्ययन किया है, यानी कैसे रीजनेबल जस्टिस का भी उन्होंने स्थापना की, जिसमें प्रक्रियात्मक न्याय का तात्पर्य है कि वह न्याय जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, यानी सभी की स्वीकृति से स्वीकार किया जाए। रॉस इसके फलस्वरूप बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी यदि प्रक्रियात्मक न्याय को हम अपनाते हैं अपने समाज में, तो इससे रॉस के न्याय सिद्धांत का केंद्र बिंदु जो है वो व्यक्ति की गरिमा है, यानी व्यक्ति का विकास ही उन्होंने सर्वोपरि माना। उपयोगितावाद के अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख का खंडन करते हुए, यानी उपयोगितावाद एक थिंकिंग है, उसका जॉन रॉस ने खंडन किया है कि हमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख से तात्पर्य नहीं है। उनका खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुमत के हितों की पूर्ति के आदेश में ये जो उपयोगितावाद है ये भूल जाता है कि इससे अल्पमत यानी कम लोगों की या अन्य किसी व्यक्ति के अधिकारों का नुकसान हो रहा है। इसलिए रॉस जो है वो सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, कहते हैं कि यदि सुखी लोगों को यानी
कोई व्यक्ति सुख है, खुश है, उसकी खुशी को और ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, परंतु उसे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। रॉस उपयोगितावाद के अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की अवहेलना करता है, उसकी बुराई करते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान ही नहीं रखता है, राइट। तो रॉस ने अपनी जो थ्योरी लिखी है, एक पुस्तक है उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में उन्होंने अपने सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादन किया इसी पुस्तक में, जो कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आई है। इसमें उन्होंने एंग्लो अमेरिकन दर्शन को भी पुनरावृत्त किया है। अपने समझौते सिद्धांत में जॉन रॉल्स ने जॉन लॉक यानी रूसो और कांट के समझौता सिद्धांत को तो उन्होंने स्वीकार किया, परंतु उन्होंने उसमें हॉब्स के समझौता सिद्धांत को अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जहाँ उनका सिद्धांत जो है पारस्परिक सिद्धांत के रूप में जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेजेस में हॉब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा व्यक्तिवादी दिखते हैं, कि व्यक्ति के विकास पर जोर देते हैं हॉब्स की थिंकिंग में, कि व्यक्ति को स्वयं का विकास करना चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि न्याय जो है वो केवल अगर व्यक्ति खुद का ही विकास करने लगा तो उससे न्याय तो नहीं होगा, अन्य लोगों को वो स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। वहाँ निष्पक्षता के रूप में हम जस्टिस एज इम्पेरेटिव, न्याय की निष्पक्षता जैसे में रॉस का जो न्याय सिद्धांत है वो नव कांटवादी, यानी हमने कांट की थ्योरी पढ़ी गाइस अपने फर्स्ट यूनिट में, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कांट के थ्योरी, इमैनुअल कांट की। तो उनकी जो थ्योरी है ना वो सिमिलरली है हमारे जॉन रॉस की तरह, जो कि केवल स्वाहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित नहीं होती, बल्कि इस पर सोसाइटी में जितने लोग हैं व्यक्ति इससे प्रभावित होते नहीं होते, उन सबसे प्रभावित होंगे। रॉस कहते हैं कि हमें केवल अपने हितों के बारे में ही नहीं अपितु अन्य लोगों के हितों के बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि केवल अपने हित के बारे में अगर हम सोचने लगे, स्वार्थी के साथ अपने बारे में व्यक्तिवादी हो गए, तो उससे दूसरे के हितों का हनन हो सकता है, अन्याय होगा उससे समाज में, अगर स्वतंत्रता का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो। जबकि हॉब्स का सिद्धांत व्यक्तिवादी है, वो व्यक्ति पे ध्यान देते हैं, वहीं रॉस का सिद्धांत जो है वो निष्पक्षता के रूप में, न्याय के दर्शन के रूप में नवकांटवादी, यानी न्यू एक तरीके से कांट के विचारों से प्रभावित थे जॉन रॉस, तो वो नवकांटवादी भी कहलाते हैं एक तरीके से। हॉब्स और लॉक का समझौता सिद्धांत जो है वो मूलतः राज्य तथा सरकार का निर्माण करने के लिए होता है। वहीं अगर हम जॉन रॉस के समझौता सिद्धांत में देखा तो वो सिद्धांतों पर सहमत है, यानी किसके सिद्धांत से वो सहमत है और किसके सिद्धांत से सहमत नहीं है, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी है। अब नेक्स्ट हम गाइस देखते हैं जॉन रॉस का जो सामाजिक सिद्धांत है, उन्होंने समाज में समझौता किया, उसकी क्या विशेषता है। तो ये अगर लिखित है पहला उन्होंने समानता तथा स्वतंत्रता का संयोजन किया है, यानी इक्वालिटी एंड लिबर्टी का दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठाया है जॉन रॉस ने। रॉस के अनुसार जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वह समानता के सिद्धांत का अतिक्रमण करता है, राइट। जैसे अगर हम इक्वालिटी होने की बात करते हैं या स्वतंत्रता की बात करें, मैं स्वतंत्र हूँ, तो हम स्वतंत्र को कुछ भी कर सकते हैं, परंतु स्वतंत्रता भी नकारात्मक और सकारात्मक दो रूप में देखी जाती है, राइट। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ लिमिटनेस भी होती है ताकि दूसरे लोगों के हितों का हनन ना हो। वो हमारे जो थिंकिंग है ये जॉन रॉस के विचारों से ही हमारे अंदर आई है, क्योंकि उन्होंने ही स्वतंत्रता तथा समानता को एक साथ संभव नहीं बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रॉस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसने अपने सिद्धांत में स्वतंत्रता तथा समानता दोनों का संयोजन किया, उन्होंने दोनों को कोऑर्डिनेशन बैठाया। और उनका कहना है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, ये दोनों को मिलाकर अगर जो सिद्धांत बनते हैं वही न्याय है, जिसको स्वतंत्र और समान व्यक्ति ही सहयोग के उचित आधार पर स्वीकार करेंगे। यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो उसे ही पता होगा कि हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट है उपयोगितावाद तथा प्रज्ञावाद का खंडन। जॉन रॉस ने अपने सामाजिक समझौता में इन दोनों थिंकिंग का खंडन किया है, क्योंकि उपयोगितावाद हमने पढ़ा कि उपयोगितावाद क्या होता है गाइस। उपयोगितावाद एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुखों की बात की जाती है, और प्रज्ञावाद एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें बहुत सारे अनेक तरीके के बेमेल विचार होते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला समाज जो है इन दोनों ही विचारधारा से जकड़ा हुआ था जॉन रॉस के समय में। तो उन्होंने उपयोगितावाद जो कि अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की बात करता है तथा न्याय की समस्या गाइस ये पीडीएफ में थोड़े पेजेस आगे पीछे हो गए हैं, तो मैं आपको सीधे करके ही बता रही हूँ। वैसे थर्ड पेज हो गया ना। नेक्स्ट है प्रज्ञावाद, जो कि तरह तरह के बेमेल विचारों, मैंने अभी बताया आपको। प्रज्ञावाद एक ऐसी थिंकिंग है जो कि तरह तरह के बेमेल विचारों का मेरा जुड़ा स्वरूप होता है, और रॉस मानता है कि इन दोनों ही सिद्धांतों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अतः इनका जो न्याय सिद्धांत है, जॉन रॉस का जो न्याय सिद्धांत है, वो जो है वो
एक अच्छी अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो दोनों थिंकिंग है, प्रज्ञावाद हो या उपयोगितावाद हो, वो दोनों गलत आधारित है। क्योंकि उपयोगितावाद जो है अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की बात करता है, और वहीं जो अल्पसंख्यकों के हितों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन उनके न्याय की अवधारणा के अनुसार भी न्याय ऐसा ही होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के भी अधिकार का हनन ना हो। यानी जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय ऐसा होना चाहिए जैसे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, है ना, तथा नीतियाँ ऐसी हो जो सभी वर्गों के हितों की रक्षा करे, उसी को हम न्याय कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रज्ञावाद की आलोचना करते हुए रॉल्स कहते हैं कि ये विचार भी अमूर्त तथा तार्किकता पर आधारित नहीं है। इसमें ना तो कोई स्पष्ट पद्धति और ना ही नियमों का कोई वैधता प्रदान की जाती है। इसके विचारक अलग अलग विचार रखते हैं, जिसमें वे खुद भी अस्पष्ट हो जाते हैं। रॉल्स के अगर हम देखें तो रॉल्स ने इन दोनों की आलोचना की, साथ में अपने न्याय की व्याख्या भी की कि न्याय वही है जो कि सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रॉल्स के सामाजिक समझौते में तत्व कौन से हैं। 2 इंपॉर्टेंट तत्व हैं इनके। मूल स्थिति का वर्णन किया इन्होंने अपने सामाजिक समझौते में। सेकंड, अज्ञानता का आवरण। तो मूल स्थिति में देखें तो प्राचीन समझौता जो हमने पहले भी थिंकिंग में पढ़ चुके हैं अपने 5th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर्स में, लाइक सामाजिक समझौता होता था पहले एक राज्य की स्थापना के लिए, वैसी मूल स्थिति वही है जो प्राचीन समझौता सिद्धांत की प्राकृतिक अवस्था को ही रॉल्स ने भी मूल स्थिति कहा है। इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जा सके, क्योंकि उसके अनुसार सामाजिक समझौता जो है वो मुक्त तथा स्वतंत्र व्यक्तियों के मध्य सहमति है। सामाजिक समझौता किनके बीच में हुआ था? जो मुक्त थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, उन्होंने समझौता किया था, उसी पर सहमति को हम सामाजिक समझौता कहते हैं, राइट। यहाँ सहमति समानता की मूल स्थिति में ही की जाती है। यहाँ रॉल्स जो है वो अपनी मूल स्थिति में व्यक्ति को विवेकशील वर्ग मानते हैं कि विवेकशील है व्यक्ति जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से परस्पर सहमत है, तथा न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्देश्य से वो एक ऐसी स्थिति पे एकत्र हुए हैं जहाँ पर वो रॉल्स जो है न्याय की स्थिति का वर्णन करते हैं, जो कि हॉब्स और लॉक के चिंतन में प्राकृतिक अवस्था है। वहीं प्राकृतिक अगर हम देखें, प्राकृतिक अवस्था में हम देखते हैं तो व्यक्ति जो है वो मूल स्थिति का एक अंतर ये हो जाता है कि जो कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, प्राकृतिक अवस्था ही मूल अवस्था है। मूल स्थिति का वर्णन करते हुए रॉल्स कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में होता है। मूल स्थिति में जब व्यक्ति में इतनी सद्बुद्धि नहीं होती है तो वह अज्ञानता के पर्दे में होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो किस स्थिति में जी रहा है। व्यक्तियों के समाज में अपने स्थान, वर्ग, जाति, इन सब का उन्हें वो नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है तब व्यक्तियों को, तो व्यक्ति उन चीज़ों की जानकारी नहीं लेता, उन्हें परस्पर विरोध तथा पूर्वाग्रह उत्पन्न करते हैं। जब व्यक्ति को कोई जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो हम अपोजिशन भी करते हैं ना और पक्ष भी लेते हैं। तो गाइस ऐसी अवस्था में व्यक्तियों को एकमात्र ध्येय यही होता है कि व्यक्ति सामाजिक वस्तु का अधिकतम प्राथमिक सामाजिक वस्तु की अधिकतम वृद्धि से है। उनका लक्ष्य किसी भी प्रकार से स्वार्थ भावना या निजी हित नहीं होता। रॉल्स स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तियों को निजी हितों तथा स्वार्थी से हमें दूर रखने के लिए अज्ञानता का आवरण हितों की जानकारी नहीं होती, कि हमें अज्ञानता का जो आवरण है वो इसी के कारण व्यक्तियों में समाज में अपनी स्थिति हितों की जानकारी नहीं होती है। अज्ञानता यानी कि हमें ज्ञात नहीं होता कि हमारे समाज में स्थिति क्या है। जब व्यक्ति यही सोचे कि हमारी सब समान है, तभी हम न्याय को हम देख पाएंगे, है ना। न्याय तभी होता है जब सभी समान होते हैं, सभी को अपने अपने जीवन में विकास करने की स्वतंत्रता होती है, अवसर होते हैं और वो अपना विकास करते हैं, और ना ही किसी प्रकार की सौदेबाजी भी वो कर सकता है। मूल स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण समानता की स्थिति में संबंध यही रखता था कि निष्पक्षता की स्थिति होगी जो कि एकदम परफेक्ट होगी। रॉल्स ने कहा है कि इस प्रकार के जो मूल स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं ना, वो विवेकपूर्ण माना है, और उसका सामाजिक समझौता जो है विवेकी समतावादी पर आधारित है, सभी इक्वल हैं। इस बेस्ड पर रॉल्स का न्याय सिद्धांत आधारित है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत में और प्रिंसिपल्स में और चीज़ें हम देखते हैं गाइस, जो कि हमें एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी है। रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति को छोड़कर हम जब वस्तुओं के असमान वितरण से, यानी जब वस्तुओं का असमान वितरण हुआ करता था पहले ज़माने में, तो उससे न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को लाभ होना चाहिए। यानी कि जिनके पास नहीं है, जो व्यक्ति नीडी है, उन्हें हमें अधिक सुख देना चाहिए ताकि उनके तो दुख को थोड़ा कम किया जा सके, राइट। जैसे आजकल की हमारी जो सरकार की योजनाएं होती है वो भी गाइस इसी पे आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता और अवसर, हमें आय, धन,
यानी पैसे, स्वाभिमान के आधार आदि पर प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार रॉस अपने न्याय सिद्धांत में 2 सिद्धांतों को प्रतिपादन भी करते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी सभी को समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तथा ये अन्य व्यक्तियों को भी समान रूप से मिलनी चाहिए, यानी इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही न्याय है। सामाजिक तथा आर्थिक विषमताएं अगर हम देखें तो इस ढंग से की जाए कि व्यक्ति जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति है ना, उन्हीं को हम अधिक दें। इस तरीके से व्यवस्थित की जानी चाहिए ये व्यवस्था, जिसमें जो जिनके पास कम है सुविधा, जिनके पास निडी लोग हैं, उन्हीं को अधिकतम लाभ हो। अवसर की निष्पक्ष समानता के आधार पर सभी के लिए पद व दर्जे खुले हों, सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो कोई भी एग्ज़ाम देकर बड़े से बड़ा पद ग्रहण कर सकता है, राइट। इस प्रकार रॉस ने अपने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो कि इस प्रकार है। लाइक पहला, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, इक्वल लिबर्टी का प्रिंसिपल। सेकंड, भिन्नता का सिद्धांत, यानी डिफरेंसेस होंगे भी, वो भी न्यूनतम व्यवस्था वाले लोगों के आधार पे होंगे, जिसमें उन्हें लाभ हो। फिर थर्ड, अवसर की उचित समानता। इन नियमों को एक निश्चित पूर्व क्रम में रखना आवश्यक है, जिसमें सिद्धांत 1 को अगर हम 2 से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लाइक हम भिन्नता कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी को समान स्वतंत्रता मिले, और साथ में अगर तीसरे को हम दूसरे से वो करते हैं, प्राथमिकता दी जाए, तो इससे वस्तुतः न्याय में जो भिन्नता है ना, उसका सिद्धांत भी यह मांग करता है कि जो लोग हैं समाज में, समान वितरण में किसी प्रकार की भिन्नता अपनाई जाती है ना, तो वो तभी उचित होगी जब यह सिद्ध किया जा सके कि इसके द्वारा समाज के हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ होगा। समझ रहे हैं ना गाइज। लाइक हमारे सोसाइटी में जो पॉवर्टी से अंडरलाइन वाले व्यक्ति होते हैं, ये उन्हें समाज द्वारा, राज्य द्वारा हेल्प की जाती है, तो वो हमारे लिए भी तो अच्छी है ना बात, क्योंकि वो नीडी हैं और उन्हें इतनी चीज़ें मिलनी चाहिए, आवश्यकता प्राथमिक चीज़ें तो मिलनी चाहिए ना व्यक्तियों को। उनका अधिकार, रहन सहन, शिक्षा, घर, उन्हें भी रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। यह भी उल्लेखनीय है कि साम्यवाद में समानता को प्राथमिकता दी जाती है, और साम्यवाद जो थॉट है हमारी कम्युनिज्म, जो कि मार्क्सवाद को भी प्रेरित हो रहती है, ये वाली थिंकिंग। चीन भी एक साम्यवादी देश है, जहाँ पे समानता को प्राथमिकता तो दी जाती है, तथा पूंजीवाद में स्वतंत्रता को दी जाती है। लेकिन जॉन रॉस जो है इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहते हैं, इन दोनों में एक समान में। जैसे लाइक हमारा भारत जो एक तरीके से देखा जाए, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को ही समन्वय बैठा रखा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं भारत में, है ना। इसके लिए उन्होंने सामाजिक समझौता का सहारा लिया है, जो कि हॉब्स के समझौते सिद्धांत से डिफरेंट है। व्यापार स्वार्थ पर देखा हमने कि हॉब्स की जो थिंकिंग है वो कि व्यक्तिगत पर आधारित है। वो कहते हैं कि व्यक्ति पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो व्यापार स्वार्थ पर भावना पर आधारित ना होकर जो हमारे जॉन रॉस हैं वो कांट तथा लॉक के समझौते में नैतिकता पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति केवल अपना हित ही नहीं देखता बल्कि दूसरे के हित को भी समझौता करने के लिए तैयार रहता है। लाइक गाइस, मैं दीपा झा आप सभी को प्रोवाइड करा रही हूँ अपने नोट्स। तो ये मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी हितों के बारे में सोच रही हूँ, तो ये भी एक तरीके से न्याय है। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग जस्टिस। एंड अब हम देखते हैं, हमने जॉन रॉस का जो जस्टिस का थ्योरी पढ़ा, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड गाइज। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा करती हूँ आप लोग समझ गए हों। अब हम महत्व को देखते हैं अपने जॉन रॉस का जो हमने सिद्धांत पढ़ा, अब इसका महत्व, इंपॉर्टेंट्स पढ़ते हैं। रॉस का जो न्याय सिद्धांत है गाइस, उसे स्वीकार किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें किसी भी हित के स्वार्थ की सहमति नहीं दी जाती, इसमें किसी की लालच की या स्वार्थ की बात नहीं को सहमत नहीं किया जाता। ये सार्वभौमिक नियम है, यानी सभी के लिए, अर्थात सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये सिद्धांत जो है सार्वजनिक होंगे, न्याय जो है सार्वजनिकता ही तो मिलती है। इसमें चयन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, अपनाई जाएगी, चयन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो न्याय के द्वारा ही अपनाई जाएगी। यह सिद्धांत पर आधारित होगी, अर्थात उन विकल्पों का चयन करेंगे हम जो अन्य की तुलना में कम नुकसान तथा अधिकतम लाभ देने वाला होगा। ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इससे लाभ ही लाभ होगा यदि व्यक्ति हम न्याय का पालन करते हैं तो। और कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्रिटिसिज्म भी किया गया है न्याय के सिद्धांत के जॉन रॉस के, तो उन्हें भी देख लेते हैं ताकि हमारा जो एनालिसिस है वो बेटर तरीके से हो। एक क्वेश्चन में गाइज हमें इंपॉर्टेंट्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ उनकी क्रिटिसिज्म भी देख लेना चाहिए। लाइक कुछ विचारकों के अनुसार यह सिद्धांत जो है न्याय का सिद्धांत रॉस का, वो परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्य की पुष्टि करता है, कुछ थिंकर्स कहते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि धनवान लोगों की धन संचित करने की जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, एक तरीके से ये कह रहे हैं। लेकिन यह सिद्धांत सामाजिक आर्थिक विषमताओं को अनुमति दे देता है, क्योंकि जब वो गरीबों की हेल्प कर रहे हैं या निर्धनों की, या देखा जाए तो निडी लोगों की,
जिनके पास सोर्सेस कम है उनकी हेल्प करने की बात करते हैं जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में हीनतम लोगों की पहचान करना बहुत कठिन है। कुछ विचारक कैसे कह रहे हैं, आलोचना करने वाले आलोचक कहते हैं कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत में हमें यही नहीं पता चलता कि हीनतम कौन है, किसके पास क्या नहीं है आजकल, ऐसा कहा जा रहा है। मार्क्सवादी भी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे, यानी जब रॉल्स ने बोला कि जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं था तो वो अच्छे तरीके से रहा करते थे, परंतु ज्ञान आने के बाद व्यक्ति में भेदभाव आ गया, ऊंच नीच की भावना आ गई, अपने बड़े छोटे का लिहाज वगैरह ये सारी जब बातें, तभी से अन्याय आया, तो इसलिए उन्होंने न्याय की मांग करी। तो इसके पीछे व्यक्ति सारी विचरण करता है, विचार करता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो, ऐसा कहते हैं मार्क्सवादी। गाइस अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन हमारे क्वेश्चन का आता है अंत में। हम उपरोक्त जॉन रॉल्स के सिद्धांत की अवधारणा, उनके कॉन्सेप्ट, विशेषताएं, अर्थों और संकल्पना, महत्व यानी इंपॉर्टेंट्स व आलोचनाओं के बावजूद भी जॉन रॉल्स को न्याय सिद्धांत जो है वो व्यर्थ का हम प्रयास नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ये देखा जाए तो न्याय के संदर्भ में रॉल्स ने जो अनेक प्रश्न उठाए हैं और उनके समाधान का प्रयास किया है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की सबसे प्रमुख देन यही है कि वह मानता है कि न्याय की प्रमुख प्रक्रिया निर्धारित करते समय, न्याय की जो एक प्रोसेस है उसे हमें डिसाइड करते समय सामाजिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है कि इससे सभी समाज का कल्याण हो, समाज की हितों की पूर्ति की जाए, वही न्याय है। तथा वो कहते हैं कि हमें समाज के लिए कोई भी नीति बनाते समय इसे ध्यान में रखना जरूरी होता है, तथा सरकार नियम या योजनाएं जो बनाती है उस समय न्यूनतम स्थिति वाले वर्ग को अधिकतम लाभ दिए जाने चाहिए। इसकी बात चलती है जो यही आधुनिक युग में हम न्याय की अवधारणा है वह इसी मैंने जो आपको पहले ही बताया जॉन रॉल्स के विचारों पे आधारित है। हमारे अंदर भी ये थॉट कि हमें सामान्य लोगों के जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, तथा उन्हें न्यूनतम वर्ग को हमें अधिकतम लाभ मिल सके, इसके लिए न्याय होता है ताकि वह अपना उचित प्रकार से विकास कर सके और न्याय की समाज में स्थापना हो सके। थैंक यू गाइस, आज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है जॉन रॉल्स के न्याय पे विचार। तो हमने जो ऊपर पूरा टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, उसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, जो कि हम कर चुके हैं ऊपर, है ना। क्रिटिसिज्म में भी मैंने आपको बता दिया है। सेकंड है आधुनिक युग में जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के महत्व सहित विश्लेषण कीजिए, यानी वही इंपॉर्टेंट्स के साथ जॉन रॉल्स की हमें पूरी थ्योरी बतानी है ऊपर। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं गाइस इसका आंसर पूरा एक ही है जो मैंने आपको 8 पेजेस में अभी बताया, जो कि अगर यदि हम ऐसे लिखते हैं तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थर्ड क्वेश्चन में है न्याय व सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, जॉन रॉल्स के न्याय संबंधित विचारों की विचारों के सहित व्याख्या कीजिए। तो हमने ऊपर व्याख्या कर ली है गाइस, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो thank you so much, like and subscribe my channel please, and comment more and more, share with your friends. Thank you.